नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट हिंदी माध्यम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम आप लोगों के सामने सीरीज पर आ चुका है। उसका नाम है आपका मंथन बेंच। ठीक है, मंथन के नाम से हम ये बेंच स्टार्ट करने वाले हैं। और इससे पहले मैं आप लोगों के सामने इसका सिलेबस भी आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। सिलेबस हम लोग जो है कंप्लीट तरीके से इसका डिस्कस कर आपका कर चुके थे। इससे पहले वो जो वीडियो आई थी आपकी, वो आपकी सिलेबस को लेकर ही आई थी। तो आज से हम जो है ये क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहली क्लास रहेगी आज। और इससे पहले भी वैसे हमने जून के लिए भी तैयारी कराई थी, और उसमें भी आपको पेपर वन की मैंने लगभग आपकी 10 के 10 यूनिट करा दी थी। लेकिन उस बार जो है, पिछली बार जो हमने करवाया वो बहुत जल्दबाजी में करवाया गया। ठीक है, इस बार आपको डिटेल से और पूरे विस्तार के साथ ये नया बेंच स्टार्ट किया है मैंने। ठीक है, और उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये समझ में भी आएगा। ठीक है, और इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ भी प्राप्त होगा। तो सबसे पहली यूनिट की अगर हम बात करें, यूनिट नंबर 1 दी गई है आपकी, जिसका नाम है शिक्षण अभिवृत्ति जो है टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, तो इसको कहा जाता है। इसमें हमको शिक्षण का अर्थ, शिक्षण की विशेषताएं और शिक्षण का उद्देश्य, ये सभी तीनों के तीनों टॉपिक जो है इस आपकी यूनिट में हमको पढ़ने हैं। इसके अलावा और क्या क्या रहेगा इसमें, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब इससे कर लें, और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर देकर बैठ, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक की पेपर 1 की कंप्लीट यूनिट में आपको कराने वाला हूं, और विस्तार से थ्योरेटिकल कराने वाला हूं। बिल्कुल विस्तार से पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा एमसीक्यू और पीवाईक्यू भी मैं इसमें आपके साथ साथ ही यूनिट के साथ साथ ही इसमें कराता चलूंगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखते हैं भाई इस वाली पहली यूनिट में क्या क्या टॉपिक आपके दिए गए हैं। तो इस यूनिट में जो आपके टॉपिक दिए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं शिक्षण अभिवृत्ति की, तो शिक्षण अभिवृत्ति में क्या क्या दिया गया भाई इसमें, देखिए आपका इसमें दिया गया है आपका शिक्षण अवधारणाएं उद्देश्य, यानी कि शिक्षण की अवधारणाएं और उद्देश्य के बारे में इसमें चर्चा की गई है। ठीक है, शिक्षण की अवधारणाएं और शिक्षण के उद्देश्य के बारे में चर्चा की गई है। इसके अलावा शिक्षण का स्तर और स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक विशेषताएं जो हैं उसके बारे में बात करेंगे, उनको डिटेल से पढ़ना है। इसके अलावा और मूल अपेक्षाओं के बारे में भी इसमें दिया गया है। तो ये सारे के सारे टॉपिक जो हमको पढ़ने हैं, ये सारे के सारे टॉपिक पढ़ेंगे हम किसमें, यूनिट नंबर 1 की जो सबसे पहला आपका जो है पहला टॉपिक दिया गया है। तो यूनिट नंबर 1 में आपके 6 टॉपिक दिए गए हैं। दूसरा टॉपिक है शिक्षार्थी की विशेषताएं, किशोर और वयस्क विद्यार्थी की अपेक्षाएं, शैक्षिक, सामाजिक, भावात्मक और संज्ञानात्मक तथा व्यक्तिगत भिन्नताएं, उनमें अंतर क्या क्या है, उनमें क्या क्या भिन्नताएं हैं, उन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा तीसरा टॉपिक इस यूनिट में दिया गया है आपका क्या, शिक्षण प्रभावक तत्व शिक्षक। इसके अलावा सहायक सामग्री, यानी कि टीचर को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, उनके बारे में बात करेंगे। संस्थागत सुविधाएं और शैक्षिक वातावरण के बारे में इस यूनिट में आपकी चर्चा की गई है, यानी कि आपकी जो यूनिट नंबर 1 का तीसरा टॉपिक दिया गया है। यूनिट नंबर 1 में ही आपका चौथा टॉपिक है, वो दिया गया आपका, आप इसके सिलेबस को भी देख सकते हैं, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज में आपको इसमें बिल्कुल पढ़ाने वाला हूं। यानी कि कुल मिलाकर सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जाएगा। जो जो आपका इसमें सिलेबस में दिया गया है वे सारे के सारे टॉपिक में इसमें आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखिए इसमें दिया गया उच्च अधिगम संस्थाएं, शिक्षण की पद्धतियां, अध्यापक केंद्रित बनाम विद्यार्थी केंद्रित पद्धति कैसी होती है। ठीक है जी, ऑफलाइन और ऑनलाइन टीचिंग या ऑनलाइन पद्धति कैसी है, ऑफलाइन पद्धति कैसी है। जैसे मान लो अभी आप लोग जो है इसमें पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ रहे हैं आप लोग, ऑनलाइन पद्धति से पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्वयं प्रभा और मूक इत्यादि के बारे में भी इसमें हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा पांचवा जो टॉपिक दिया गया है इसमें आपका, वो दिया है आपका शिक्षण सहायक प्रणाली। शिक्षण सहायक प्रणाली कौन कौन सी है, जैसे मान लो परंपरागत मतलब होता है कि प्राचीन, प्राचीन काल से जो प्रणाली चली आ रही है। आधुनिक का मतलब जो अभी हाल फिलहाल में चल रही है। इसके अलावा आईसीटी, यानी कि जो है इंटरनेट के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से जो शिक्षा प्राप्त की जाती है, उसको आईसीटी के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो ये आपका 5वीं यूनिट में रहेगा, 5वें टॉपिक में रहेगा इसी यूनिट के अंतर्गत। इसके अलावा इसी यूनिट में यूनिट नंबर 1 में ही छठा टॉपिक दिया गया है मूल्यांकन प्रणालियां। मूल्यांकन प्रणालियों में दिया गया है मूल्यांकन के तत्व, उनके प्रकार, उच्च शिक्षा के विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन। इसके अलावा कंप्यूटर आधारित परीक्षा और मूल्यांकन पद्धतियों का नवाचार, यानी कि जो हाल फिलहाल में उनमें जो आपके चेंज किए गए हैं, वे सारे के सारे टॉपिक आपके इस यूनिट में रहने वाले हैं। बिल्कुल सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहा हूं, टोटल इसी तरह से आपका सिलेबस दिया गया है, टॉपिक वाइज बिल्कुल सिलेबस के अनुसार जो जो टॉपिक दिए गए हैं उन्हीं टॉपिकों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। बिल्कुल डिटेल से हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल आराम से पढ़ने वाले हैं, कोई दिक्कत इसमें आपको आने वाली नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई समस्या होगी तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, उसके बारे में भी उसका भी समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं सबसे पहले इकाई नंबर 1 का
टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट, ठीक है। जो आपका शिक्षण अभिवृत्ति यानी टीचिंग एप्टीट्यूड का सबसे पहला जो आपका टॉपिक दिया गया है वो क्या है, वो है आपकी शिक्षण की अवधारणाएं। शिक्षण की अवधारणाएं, या फिर इसमें आप बात कर सकते हो, इसके अलावा भी आप इसमें देख सकते हो, इसके अलावा इसमें और कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं आपका, इसमें देखिए शिक्षण की अवधारणा के अलावा उद्देश्य हैं, शिक्षण के स्तर हैं, विशेषताएं हैं और मूल अपेक्षाएं हैं। तो पहले हम जो है सबसे पहले टॉपिक को कंप्लीट तरीके से पढ़ेंगे, इसके बाद इसके एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद फिर दूसरी यूनिट पर ये जो है इकाई नंबर 1 का ही जो दूसरा टॉपिक रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो विस्तार से इस बार पढ़ने वाले हैं। पिछली बार तो थोड़ा जो है मैंने आपको जल्दबाजी में कराया था, क्योंकि एग्जाम बहुत जो है नजदीक आ चुका था, लगभग 2 महीने में ही मैंने आपकी 10 की 10 यूनिट उसमें कंप्लीट कराई है। थोड़ा शॉर्ट उसमें पढ़ाया गया था, विस्तार से पूरा नहीं पढ़ा पाया, लेकिन इस बार काफी लंबा समय है, लगभग 6 माह का समय आप लोगों के पास है, और 6 माह में हम लोग जो है ये 10 की 10 यूनिट कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे शिक्षण की अवधारणाएं, ठीक है। शिक्षण की अवधारणाएं क्या होती है, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, इसमें देखिए शिक्षण एक ऐसी गतिशील प्रक्रिया, गतिशील मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान, कौशल, मूल्यों और दृष्टिकोणों का हस्तांतरण होता है। हस्तांतरण मतलब लेन देन होता है, इनका ट्रांसफर होता रहता है। इसका उद्देश्य न केवल ज्ञान देना है बल्कि सीखने की प्रक्रिया को सक्रिय और अर्थपूर्ण बनाना भी है। यानी कि कुल मिलाकर शिक्षण का जो अवधारणाएं है, शिक्षण का जो उद्देश्य है, इसका मेन उद्देश्य होता है ज्ञान देना तो है ही, देखो ज्ञान देना तो शिक्षण का उद्देश्य होता ही है, बल्कि इसके साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को सक्रिय यानी कि एक्टिव बनाना, इसके अलावा अर्थपूर्ण बनाना भी है, यानी कि लॉजिकल बनाना भी है और अर्थपूर्ण बनाना भी इसका उद्देश्य होता है। तो कुल मिलाकर शिक्षण एक ऐसी गतिशील प्रक्रिया, गतिशील मतलब लगातार चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो ज्ञान और कौशल तथा मूल्य और दृष्टिकोणों का हस्तांतरण करती है, यानी कि ट्रांसफर करती है। किसका? ज्ञान का, कौशल यानी कि इंसान के अंदर जो कौशल होते हैं, उनके मूल्य जो होते हैं, और उसके अलावा उसके जो दृष्टिकोण, उसकी जो विचारधारा होती है विचारधारा होती है, उन सभी का हस्तांतरण किया जाता है किसके द्वारा? शिक्षण के द्वारा, यानी कि आपका टीचिंग के द्वारा। इसके बाद आगे देखेंगे कुछ प्रमुख परिभाषाएं दी गई हैं वैज्ञानिकों के द्वारा। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि शिक्षण की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई, या फिर आपका F.L. गेटस के द्वारा शिक्षण की परिभाषा क्या दी गई। तो शिक्षण वह प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों की रुचि, व्यवहार को प्रभावित करती है। यानी कि कुल मिलाकर इनका कहना है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों की रुचि, उनका जो है उनका जो है इंटरेस्ट पैदा करती है। इसके अलावा व्यवहार, उनके अंदर जो व्यवहार होता है, उनका रहन सहन, खान पीन, उसको भी प्रभावित करती है। तो कुल मिलाकर F.L. गेटस के अनुसार शिक्षण की जो परिभाषा दी गई है वो दी गई है क्या? शिक्षण वह प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों की रुचि और व्यवहार को प्रभावित करती है। इसके अलावा एक दूसरे जो है आपके तो इसके जो दूसरे आपके जो राइटर हैं, लेखक हैं, उन्होंने क्लार्क के अनुसार, ठीक है, तो क्लार्क के अनुसार शिक्षण की परिभाषा क्या दी गई उसको देख लेते हैं। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा, शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आपका क्या? शिक्षक विद्यार्थियों को लक्ष्य की दिशा में मार्गदर्शन कराता है। यानी कि शिक्षण जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक जो होता है वो बच्चों को लक्ष्य की दिशा की ओर मार्गदर्शन, यानी कि उनका जो टारगेट है, उनका जो उद्देश्य है, उसकी ओर लेकर जाता है। शिक्षण के माध्यम से एक अध्यापक अपने बच्चों को लक्ष्य की ओर, टारगेट की ओर या ऊंचाई की ओर लेकर जाता है। ऐसा कहा गया किसके द्वारा? क्लार्क के अनुसार। चलिए जी आगे देखते हैं। इसके अलावा शिक्षण की जो प्रमुख बातें हैं, मुख्य जो है मेन जो इसमें बातें दी गई हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो शिक्षण की मुख्य बातों की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो आपका नंबर 1 पर दिया गया है दो पक्षीय प्रक्रिया। शिक्षण क्या है? एक दो पक्षीय प्रक्रिया। दो पक्षीय प्रक्रिया कैसे? मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप भी मेरे से पूछ रहे हो, ठीक है, मैं आपको सिखा रहा हूं और आप लोग सीख रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो गया? दो पक्षीय प्रक्रिया होगी, ठीक है। मान लो कक्षा में एक अध्यापक बैठा है, उसके सामने बच्चे बैठे हैं, तो अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चे भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, समझ रहे हैं, एक दूसरे को जो है एक दूसरे के साथ में भागीदारी देकर रही है, अपनी जो है उसमें प्रक्रिया निभा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दो पक्षीय प्रक्रिया है। शिक्षण जो है एक क्या है? दो पक्षीय प्रक्रिया। कैसे? क्योंकि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक इसमें होती है, यानी कि दोनों का होना जरूरी है। मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, तो उससे आपका शिक्षण नहीं होगा, यानी कि दोनों की आपकी एक्टिविटी, दोनों को एक्टिव होना इसमें जरूरी है। मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हैं, या आप लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछा, मैं उसका आंसर दे रहा हूं, तो कुल मिलाकर वही रहेगा आपका शिक्षण। शिक्षण जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जो दो पक्षीय प्रक्रिया है। दो पक्षीय मतलब दोनों का होना जरूरी है, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों का इसमें होना जरूरी है। इसके अलावा दूसरा टॉपिक दिया गया
दूसरा पॉइंट दिया गया इसमें उद्देश्य परक प्रक्रिया। शिक्षण जो है एक उद्देश्य परक प्रक्रिया है। कैसे? निश्चित शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, यानी कि आपका जो टारगेट है, आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, जैसे मान लो आपका टारगेट है क्या, यूजीसी नेट क्लियर करना, यूजीसी नेट का पेपर एग्जाम को पास करना, तो आपका उद्देश्य क्या है, एग्जाम को पास करना। उसी के लिए आप क्या कर रहे हैं, शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तो उद्देश्य परक प्रक्रिया है शिक्षण। क्या है? एक उद्देश्य परक प्रक्रिया है। इसके अलावा प्रेरक प्रक्रिया भी है। प्रेरक प्रक्रिया कैसे है भाई? ठीक है, प्रेरक प्रक्रिया इसको कैसे कहा जा सकता है? देखिए, सीखने के लिए प्रेरणा उत्पन्न करना, यानी कि जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और आप लोगों को मैंने बताया भाई अगर आप तैयारी करोगे, मेहनत करोगे तो आपका यूजीसी नेट क्लियर हो जाएगा। यूजीसी नेट क्लियर होगा, ठीक है, और अगर आपका जेआरएफ हो गया तो आप लोग पीएचडी करोगे, और अगर आप जो है पीएचडी में एडमिशन लोगे जेआरएफ के माध्यम से तो आपको लगभग 50 से 55 हजार रुपए फेलोशिप आपको प्रत्येक माह प्राप्त होगी, तो आपको पैसे मिलेंगे। इसके अलावा दूसरा क्या लाभ इसका? दूसरा लाभ यूजीसी नेट का यह है कि आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए आपका जो है क्वालिफाई कर लेते हैं, इनके जो है योग्यता पूरी कर लेते हैं, तो आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और आपका जो है उसमें अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आप डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं, यानी कि टीचर की जॉब आपको मिल जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो कुल मिलाकर ये क्या हो गया, प्रेरक प्रक्रिया होगी, यानी कि सीखने के लिए प्रेरणा उत्पन्न करना। ठीक है, अगर आप जो है मेहनत करोगे तो आप वहां तक यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर या उसके बाद प्रोफेसर तक भी पहुंच सकते हो आसानी से। ठीक है, इसके बाद दूसरा इसमें चौथा जो टॉपिक दिया गया है वो दिया गया आपका अनुकूलन प्रक्रिया। छात्र की जरूरतों, क्षमताओं और पृष्ठभूमि के अनुसार शिक्षण को ढाला जाता है। जैसे मान लो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो आपका जो यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक जो पेपर 1 है, ये आपका इसमें कुछ लैंग्वेज बहुत कठिन होती है, बहुत हार्ड आती है, तो उनको क्या करते हैं, मैं आपको उनको आसान तरीके से समझाने का, बिल्कुल सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं, ताकि जो है आपको क्या होगा, आपकी जरूरत और क्षमताओं के अनुसार, ठीक है, क्षमता के अनुसार और जरूरत के अनुसार आप आसानी से उन चीजों को समझ सकते हो। यानी कि शिक्षण को ढाला जा सकता है कैसे? आसान शब्दों में भी, कठिन शब्दों को आसान शब्दों में ट्रांसफर करके भी समझाया जा सकता है या उसको ढाला जा सकता है। तो यही बताया गया आपका चौथे टॉपिक में। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद आगे देखते हैं। आगे है आपका शिक्षण के उद्देश्य। तो शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से होंगे उसके बारे में बात करेंगे। चलिए जी, देखते हैं भाई शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से होंगे। तो शिक्षण के अनेक उद्देश्य होते हैं, उनमें अगर बात करें सबसे पहले तो शिक्षण का उद्देश्य केवल पाठ्य वस्तु को कंठस्थ करवाना नहीं है, यानी कुल मिलाकर शिक्षण का ये उद्देश्य नहीं है, केवल यही उद्देश्य नहीं कि भाई आपको जो टॉपिक दिया गया, जो पाठ्य पुस्तक दिए गए, जो सिलेबस में आपके जो टॉपिक दिया गया, केवल उसी को पढ़ना है, उसी को याद करना, उसी को रटना है, ये इसका केवल ये उद्देश्य नहीं, ये भी है, लेकिन ये आपका केवल ये उद्देश्य नहीं है, बल्कि समग्र विकास करना भी है। समग्र विकास का मतलब है ज्ञानात्मक, यानी कि आपके ज्ञान को बढ़ाना है, भावात्मक भावनाओं को उत्पन्न करना है, इसके अलावा मनोदेहिक स्तर पर भी आपका विकास करना है, यानी कि फिजिकल तौर पर भी आपका इसमें विकास करना है, ताकि आप उस चीज के बारे में समझ सके, उसके बारे में सोच सकें और उसके बारे में क्वेश्चन आंसर कर सकें और एग्जाम में जाकर उस तरह के आंसरों को आप कर सकें। तो कुल मिलाकर शिक्षण का जो उद्देश्य है वो केवल पाठ्य पुस्तक तक सीमित नहीं है, बल्कि वो आपका समग्र विकास, समग्र का मतलब होता है कि सभी चीजों को जोड़कर उसमें देखा जाएगा, आपको आपका ज्ञान भी उसमें आ जाएगा, भावात्मक यानी कि आपकी फीलिंग भी आ जाएगी, मनोदेहिक यानी कि आपका जो है फिजिकल तरीके से भी आप उसमें शामिल हो सकते हैं, इस स्तर पर भी आपका विकास करना है। ये सारे के सारे उद्देश्य होते हैं किसके? शिक्षण के उद्देश्य हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें मुख्य उद्देश्यों की तो उसको देख लेते हैं कौन कौन से भाई। एक टैली में एक जो है चार्ट में मैं इनको लेकर आया हूं, आप लोगों को समझाने का प्रयास किया जाएगा इसमें, ठीक है, कि किस तरह से आपका शिक्षण का उद्देश्य क्या क्या होता है। देखो, एक तरफ उद्देश्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ उसका विवरण दिया गया है। ठीक है, विवरण दिया गया है। देखो, सबसे पहले क्या है कि ज्ञान का हस्तांतरण। शिक्षण का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? वो ज्ञान का ट्रांसफर करना है, ज्ञान का हस्तांतरण करना है, जानकारी, तथ्यों और सिद्धांतों को समझाना है। जैसे मान लो आपने, ठीक है, मैंने आपको पहला ये सबसे पहली जो यूनिट है, यूनिट नंबर 1, ठीक है, जिसको कहा गया क्या? टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, शिक्षण अभिवृत्ति। तो इसके बारे में आप लोगों को क्लास दे रहा हूं, इसके बारे में समझा रहा हूं, ठीक है, इसके बारे में इसका जो जानकारी दे रहा हूं, इसके आपके फैक्ट दे रहा हूं, इनके तथ्य भी दे रहा हूं और सिद्धांतों को भी समझा रहा हूं, कुछ परिभाषाएं, ठीक है, कुछ लोगों के द्वारा परिभाषाएं दी गई, वे भी मैंने आपको दिखाई इसमें। तो कुल मिलाकर आपका ज्ञान का हस्तांतरण किया जा रहा है, सबसे पहला उद्देश्य ये रहेगा। दूसरा अगर बात करें समस्या समाधान कौशल, मान के लो आपको कोई समस्या है, कोई टॉपिक ऐसा है जो आपके समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे? सोचने और समझने की शक्ति का विकास करना, ठीक है, इनके समस्या समाधान कौशल शिक्षा का जो उद्देश्य होता है, शिक्षण का जो उद्देश्य होता है, दूसरा उद्देश्य अगर कहा जा सकता है तो वो कहा जाएगा सोचने और समझने की शक्ति का विकास करना। जैसे मान लो आप लोग जो है किसी चीज के बारे में कैसे सोचते हैं, क्या उसके बारे में जो है आप
कितना समझते हैं, ठीक है। तो उन सभी के बारे में क्या करना है, समस्या समाधान का कौशल। इनके समस्या समाधान कौशल का मतलब है कि आपके अंदर जो 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 आपके सामने समस्या आ रही है शिक्षण में, उसका समाधान करना, उसको समझना, उसके बारे में सोचना और उसके तथ्य निकालना, उसके फैक्ट निकालना और उसके बारे में विस्तार से आगे चर्चा करना। ये सारा का सारा रहेगा किसमें, समस्या समाधान कौशल में। इसके बाद अगला दिया गया आपका आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि खुद का, अपना खुद की, ठीक है, खुद पर निर्भरता, ठीक है। विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर और विवेकशील बनाना है, शिक्षण का एक उद्देश्य दूसरा ये भी है कि विद्यार्थियों को क्या करना, आत्मनिर्भर बनाना है, इनके ऐसा बनाना ताकि आप लोग जो खुद अपनी तैयारी खुद से बहुत अच्छी तरीके से कर सकें, ठीक है, और आसानी से आप जो है एग्जाम को क्लियर कर सकें। उसके बाद फिर आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी जा सकें और वहां भी आप बच्चों को जाकर पढ़ा सकें। तो कुल मिलाकर आपका विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना है, इसके अलावा विवेकशील बनाना है। विवेकशील मतलब कि उनको जो है आपका, ठीक है, एक दूसरे का सम्मान करना, अच्छी अच्छी बातें सिखाना। तो ये सारा का सारा आपका इसमें शामिल रहेगा। इसके अलावा मूल्य आधारित शिक्षा की अगर बात करें, मूल्य आधारित शिक्षा, तो मूल्य आधारित शिक्षा भी इसका एक उद्देश्य रहेगा। जैसे नैतिकता सिखाना, ठीक है, मान लो किसी के साथ में लड़ना नहीं, झगड़ा नहीं करना, गाली गलौच नहीं करना, तो इन सबको क्या कहा जाएगा, नैतिकता सिखाना है। सामाजिक मूल्यों का विस्तार, सामाजिक मूल्यों का विकास करना, समाज में रहना और समाज के जो मूल्य हैं, समाज के जो सिद्धांत हैं, उन सभी को सिखाना भी एक प्रकार से शिक्षण का उद्देश्य होता है, ताकि बच्चा जो है अच्छी प्रकार से अपना जीवन जी सके और एक सभ्य नागरिक वो बन सके। तो कुल मिलाकर मूल्य आधारित शिक्षा भी इसका उद्देश्य रहेगा, किसका, शिक्षण का। इसके बाद व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व विकास भी आपका क्या है, व्यक्तित्व विकास भी शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य आता है, क्योंकि इसमें क्या रहेगा, संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है। मान लो जो ना आपका क्या है, शिक्षण का एक उद्देश्य ये होता है कि बच्चे का जो ना शारीरिक विकास भी हो, इसके अलावा उसका मानसिक मेंटलिटी, ठीक है, मानसिक विकास भी हो, इसके साथ साथ उसका जो है सामाजिक विकास भी हो। तो कुल मिलाकर आपका व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास, ये सभी इसमें आपके शामिल रहेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो शिक्षण के उद्देश्य जो रहेंगे, एक तो ज्ञान का हस्तांतरण करना होता है, दूसरा समस्या समाधान का कौशल करना है, तीसरा आत्मनिर्भरता, यानी खुद की अपनी जो है उसकी, आवाज तो सही है बेटी, चलो जी, खुद की अपनी जो है आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है, अपने आप पर जो है निर्भर उसको रहना है। दूसरा फिर मूल्य आधारित शिक्षा, यानी नैतिकता, सामाजिक मूल्यों का उसके अंदर विकास करना है। इसके अलावा व्यक्तित्व विकास की बात करें अगर, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, इसके अलावा सामाजिक विकास। कुल मिलाकर आपका सारा ही सारा जो है मानव के अंदर जो एक सारे गुण होने चाहिए, एक बच्चे के अंदर, एक विद्यार्थी के अंदर जो गुण होने चाहिए, उन सभी का विकास इसमें करना इसका उद्देश्य होता है। किसका भाई, शिक्षण का ये उद्देश्य होता है, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा शिक्षण के बारे में देखा, इसके अलावा उसके उद्देश्यों के बारे में बात की कि शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से रहेंगे भाई, ठीक है, और उसके अलावा उसकी जो मुख्य बातें होगी उनके बारे में हमने देखा। शिक्षण के बारे में शिक्षण की परिभाषा देख ली, ठीक है। तो कुल मिलाकर आज हमने जो देखा वो देखा आपका शिक्षण अभिवृत्ति में शिक्षण की अवधारणाएं, इनके शिक्षण एक ऐसी गतिशील प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान, कौशल और मूल्य तथा दृष्टिकोणों का हस्तांतरण, इनके ट्रांसफर किया जाता है, और इसका उद्देश्य न केवल ज्ञान देना है बल्कि सीखने की प्रक्रिया को सक्रिय और अर्थपूर्ण बनाना भी है। यानी कुल मिलाकर आपका केवल ये नहीं कि ज्ञान ही प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया जो है उसको एक्टिव भी करना है और उसका मीनिंग, उसका अर्थपूर्ण, उसको अर्थपूर्ण भी बनाना है, ताकि वो एक सभ्य और आपका जो है एक अच्छा नागरिक बन सके। इसके अलावा कुछ परिभाषाएं थी, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें एफ.एल. गेटस के अनुसार शिक्षण वह प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों की रुचि और व्यवहार को प्रभावित करती है। किसके द्वारा दी गई भाई, एफ.एल. गेटस के द्वारा। कई बार एग्जाम में पूछी गई इस तरह की परिभाषाएं, तो इसलिए मैंने आपको ये दो ऐसे व्यक्तियों के नाम लेकर आया हूं जिनकी परिभाषाएं पीछे एग्जाम में एक दो बार पूछी गई है। तो एफ.एल. गेटस के अनुसार शिक्षण वह प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों की रुचि और व्यवहार को प्रभावित करती है। इसके अलावा क्लार्क के अनुसार अगर बात करें तो शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों को लक्ष्य की दिशा में मार्गदर्शन कराता है या करता है। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों को लक्ष्य की दिशा में मार्गदर्शन करता है या कराता है, ठीक है जी। तो ये इसकी परिभाषा होगी भाई। इसके अलावा मुख्य बातें जो थी इसकी, ठीक है, मुख्य बातें थी कि शिक्षण जो है वो दो प्रक्रिया या दो पक्षीय प्रक्रिया होती है इसमें, यानी कि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों का होना अनिवार्य है, दोनों की भागीदारी होना अनिवार्य है, तभी शिक्षण पूरा होता है। इसके अलावा उद्देश्य परक प्रक्रिया भी है। निश्चित शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शिक्षण का होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा प्रेरक प्रक्रिया,
प्रेरक प्रक्रिया का मतलब जो ना मोटिवेशनल प्रक्रिया, ठीक है। शिक्षण जो है एक मोटिवेशनल प्रक्रिया, यदि आप पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो आपका यूजीसी नेट क्लियर हो जाएगा, एग्जाम क्लियर होगा। जब एग्जाम क्लियर हो जाएगा आपका, तो आप जो है ना पीएचडी वगैरह में एडमिशन भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी डाल सकते हैं। अगर वहां पर आपका सिलेक्शन हो जाए तो आपकी जॉब लग जाएगी, यानी कि आप जो है डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा, इसमें मोटिवेशनल हो गया, प्रेरक प्रक्रिया होगी। इसके अलावा अनुकूलन प्रक्रिया, छात्र की जरूरतों और क्षमताओं और पृष्ठभूमि के अनुसार, जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपने देखा होगा ना बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो हैं वे आपके या तो आपको इंग्लिश में पढ़ाएंगे, या फिर आपका जो है पीपीटी आपकी हिंदी में ले आएंगे, सॉरी इंग्लिश में ले आएंगे और हिंदी में समझाएंगे, या फिर हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाते हैं। मैं आपको केवल आपका हिंदी में समझा रहा हूँ, और ये चैनल जो है आपका केवल हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है। इसलिए मैं आपको सरल तरीके से, बिल्कुल आपकी क्षमताओं के अनुसार, आपकी जरूरतों के अनुसार, पृष्ठभूमि के अनुसार बिल्कुल शिक्षण जो है प्रदान कर रहा हूं, बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में। तो इसको कहा जाएगा क्या, अनुकूलन प्रक्रिया, यानी कि आपके अनुकूल बनाकर मैं इसको लेकर आ रहा हूं। इसके बाद आगे मैंने आपको इसमें बताया आपके शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या होंगे। शिक्षण के उद्देश्य केवल काव्य जो है पाठ्य पुस्तक को पढ़ाना नहीं है, रटाना नहीं है। इसके साथ साथ समग्र विकास, समग्र विकास का मतलब है बच्चे का ज्ञान, ठीक है, बच्चे की भावात्मक यानी कि फीलिंग, और मनोदेहिक यानी कि फिजिकल, ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर आपका जो है बच्चे का सभी प्रकार से सभी स्तरों पर क्या करना है, विकास करना है, उसके ज्ञान में वृद्धि करनी है उसी। तो ये सारा का सारा रहेगा क्या, शिक्षण का उद्देश्य। इसके अलावा एक टेली में मैंने आपको समझाया कि ज्ञान का हस्तांतरण करना, यानी कि ज्ञान का ट्रांसफर करना, जानकारी तथ्यों और सिद्धांतों को समझाना। इसके अलावा समस्या समाधान कौशल करना, बच्चे की सोचने समझने की शक्ति का विकास करना इसमें आता है। इसके अलावा आत्मनिर्भरता, यानी खुद को, विद्यार्थी को आत्मनिर्भर बनाना और विवेकशील बनाना, ठीक है, विनम्र, ठीक है, बनाना, ताकि वो जो है एक अच्छा नागरिक बन सके। इसके अलावा मूल्य आधारित शिक्षा, नैतिकता, सामाजिक मूल्यों का विकास करना, बच्चे को जो है नैतिकता के बारे में बताना, अच्छी अच्छी बातें बताना, समाज के बारे में जानकारी प्रदान करना, ताकि वो सामाजिक मूल्यों को समझ सके और फिर उनको अपना भी सकता है। इसके अलावा व्यक्तित्व विकास, यानी कि बच्चे का कुल मिलाकर हमें सारा का सारा विकास करना होता है। ये शिक्षण का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है कि बच्चे का विकास करना, ज्ञानात्मक विकास भी करना है, ठीक है, उसके ज्ञान में वृद्धि भी करनी है, सामाजिक विकास भी करना है, आत्मनिर्भर भी बनाना है, विवेकशील भी बनाना है, नैतिकता और सामाजिक मूल्यों का विकास भी करना है। इसके अलावा उसका शारीरिक विकास भी होना चाहिए, मानसिक विकास भी होना चाहिए, सामाजिक विकास भी होना चाहिए, बौद्धिक विकास भी होना चाहिए। तो ये सारे के सारे उद्देश्य किसके हैं, शिक्षण के। ये सारे के सारे उद्देश्य हैं। आप इनमें से किसी एक को भी आपका एग्जाम में टिक लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के, तो ये रहेगी भाई आज की आपकी छोटी सी क्लास थी। इसके बाद कल की जो क्लास है उसमें हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। वैसे तो यही आपका शिक्षण के स्तरों के बारे में बात करेंगे कि शिक्षण के कौन कौन से स्तर होते हैं, 3 प्रमुख स्तर होते हैं शिक्षण के, उनके बारे में बात करेंगे कल को, ठीक है। तो कल की जो क्लास रहेगी आपकी वो रहेगी शिक्षण के स्तर के बारे में, ठीक है। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताएं। और यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे भाई, और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है। चलिए जी, तो यहीं पे करता हूँ आज की क्लास को समाप्त। नमस्कार।